हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 20 क्वेश्चंस ऑन रेजोनेंस। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट सीखना है रेजोनेंस का तो आपको जो मेरी पहले वाली जो 3 वीडियोस हैं वो देखनी है। अगर आपने आईआईटी के और नीट के क्वेश्चंस करने हो कुछ तो आप पार्ट देखेंगे 3rd। अगर आपने बिल्कुल बेसिक देखना हो रेजोनेंस का, जो कि बहुत कम बच्चों को पता होता है, वो आपने देखना है 1st एंड 2nd पार्ट। देखो, क्वेश्चन सोल्व करना अलग बात है, कंसेप्ट को गहराई से समझना वो अलग बात है। तो 1 और 2 में कंसेप्ट को गहराई से समझाया गया है, 3 में उसके ऊपर क्वेश्चंस किए गए हैं, 4th में जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो टॉप क्वेश्चंस हैं रेजोनेंस के, हम वो लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेजोनेंस पार्ट 4 में 20 क्वेश्चंस। जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है, द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं, इनमें से कौन सबसे अनस्टेबल है, ठीक है, तो वो हमें देखना है। तो आप इन सब में देखो, एक कॉमन बात तो है कि चार्ज सेपरेशन हो रहा है। तो क्यों ना हम इस एंगल से देखें कि कौन कितने बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है, क्या वो कंप्लीट है? कहीं ऑक्टेट से ज़्यादा तो नहीं है, या फिर कोई ऑक्टेट से कम तो नहीं है? तो चलो हम चेक करते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर। फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर ये जो नाइट्रोजन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है ऑक्सीजन का, और नेगेटिव वाले का भी ऑक्सीजन का जो है ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका नहीं है। तो अगर मुझे ए और बी में से बताना हुआ तो मैं बी को ज़्यादा अनलाइकली मानूंगा, लेस स्टेबल मानूंगा। अब आ जाओ सी पर। सी पर देखो बच्चों, ये नाइट्रोजन भाई साहब जो हैं वो 5 बॉन्ड बना रहे हैं। क्या नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड में 5 बॉन्ड बना सकता है? ऑक्टेट से एक्सटेंड कर ही नहीं सकता सेकेंड पीरियड के जो मेंबर्स हैं। तो इसलिए सी तो बिल्कुल ही होना ही नहीं चाहिए। तो इस वजह से मैं डी को देखने की जरूरत ही नहीं है। सी इज़ द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ पहले क्वेश्चन की तरह है। तो यहाँ पर एनिलीनियम आयन दिखाया गया और उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो पूछ रहा है इनमें से क्या जो है ऑप्शन कौन सा ठीक है। तो अगर आप देखो, ये जो नाइट्रोजन है ये फिर दोबारा 5 बॉन्ड बना रहा है, तो ये तो 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कर ही नहीं सकता, या ये 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो इस वजह से हमें आंसर कौन सा देखना है जिसमें ये बात सामने आई हो। तो ये बात सामने किस में आ रही है? अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो ये बात सी में सामने आ रही है। 2 इज नॉट एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज द नाइट्रोजन हैज़ 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेसिक कैरेक्टर का क्वेश्चन है। देखो बच्चों, रेजोनेंस के बहुत एप्लीकेशंस हैं। बेसिक कैरेक्टर को अगर आपने कंपेयर करना हो, एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करना हो, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखना हो, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं इसके ऊपर, ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसके। तो उनमें से ही हमने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर जो है, बेसिक ऑर्डर जो है वो हमें अरेंज करना है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो चलिए देखते हैं कैसे हम बताएंगे। ये जो नाइट्रोजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। पहले तो हमने हाइब्रिडाइजेशन देख लिया। अब हम देखेंगे बच्चों कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड हैं, क्योंकि डीलोकेलाइजेशन अगर हो रहा है तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ आप देखो पायरोल के अंदर डीलोकेलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे कम है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर ये डीलोकेलाइज नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर होंगे, ठीक है। हम बात एरोमेटिक कैरेक्टर में भी करते हैं। तो ये पिरिडीन है विच इज़ एरोमेटिक,
और ये नाइट्रोजन इन्वॉल्व नहीं होते इसके डिलोकेलाइजेशन में। तो सबसे पहले तो आप 2-3 बातें सीख लो। बेसिक कैरेक्टर को जब भी आपने देखना हो तो किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखा करो। एक तो H+ को एक्सेप्ट करवा के कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी चेक किया करो, पहला। दूसरा, डिलोकेलाइजेशन अगर हो रहा है तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तीसरा, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर देखा करो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा टाइटली बाउंड होंगे नाइट्रोजन से, ठीक है। तो अब चलते हैं इन सब बेसिस के ऊपर देखते हैं। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पर पहले वाले के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें s कैरेक्टर, ये जो s कैरेक्टर है कम है। देखो s कैरेक्टर कम होगा तो एनर्जी ज़्यादा होती है, और एनर्जी ज़्यादा होती है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका डोनेशन इजीली हो पाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना होता है। तो s कैरेक्टर जो है यहाँ पर सिर्फ 25% है और p कैरेक्टर तो बहुत ज़्यादा है 75%। आप ऐसे भी कह सकते हो p कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की जो ये लोन पेयर की एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो बेसिक कौन सा होगा, जो sp3 वाले हैं, चेक करके देख लो। ये sp3 वाला है और ये sp3 वाला है। तो इन दोनों में से फर्स्ट और 3 में से ज़्यादा बेसिक कौन होगा? फर्स्ट और 3 में से फर्स्ट ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि थर्ड वाले के अंदर -I इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो -I इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन के वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम मिलेंगे आपको। तो फर्स्ट मोस्ट बेसिक हो गया। उसके बाद हम ले लिया सेकंड। अब थर्ड और फोर्थ में देखते हैं। इसके बाद आया आपका थर्ड। अब 2 और 4 में देखते हैं। 2 में मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज नहीं है, sp2 है, लेकिन ये sp3 होने के बावजूद डीलोकेलाइज हैं। तो यहाँ पर s कैरेक्टर की वैल्यू ख़त्म हो गई है। तो यहाँ डीलोकेलाइज अगर इलेक्ट्रॉन हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कम अवेलेबल है नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि ये डीलोकेलाइजेशन से इस पूरे जो है रिंग पर, पायरोल पर जो है, जो पायरोल के एटम्स हैं ये, ठीक है, इन पर इलेक्ट्रॉन फैल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन स्प्रेड होने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिलेगी। तो आगे हमारे पास जो आया ऑर्डर में बेसिक कैरेक्टर 2 का होगा और फिर 4 का होगा। चलो मैच करते हैं कौन इसमें से आंसर है। तो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इनका भी बेसिक कैरेक्टर देखना है, ठीक है, ऑर्डर दे बताना है हमें। तो यहाँ पर भी हमने अभी आपको बताया था कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी चेक करनी होती है, ठीक है। तो और हाइब्रिडाइजेशन देखो। तो सबसे पहले तो अगर आप देखो इसको ग्वानिडीन कहते हैं, इसको बहुत अच्छा बेस होता है। उसका रीज़न देखो एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर मैं इसको H+ दे दूं, ठीक है, अगर मैं इसको H+ दे दूं तो पहले तो आप इसका इस तरीके से डीलोकेलाइजेशन दिखा सकते हो। ये डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। अब इसको आपने H+ दे देना है। तो आप देखो H+ देने के बाद क्या बनेगा, NH2, यहाँ पर C है, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आपका H+ देने के बाद NH2 हो जाएगा, ये NH2 हो जाएगा। तो ये कॉन्जुगेट जो एसिड है बच्चों, ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। इस तरीके से देखो ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाएगा। तो जब भी कॉन्जुगेट एसिड के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन सकते हैं तो वो H+ को एक्सेप्ट जल्दी करेगा, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड आएगी, दिस इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, प्लस, तो दे आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। ऐसे ही आप इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर और भी बना सकते हो। वो कैसे बनेगा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर? और आप इस तरीके से भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जो होगा कॉन्जुगेट एसिड के अगर हैं तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसको देखते हैं फर्स्ट वाले के अंदर, इसके अंदर भी अगर ये ऐसे शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और जब ये NH जो है H+ को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे। और ये CH3 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को +I इफेक्ट से डोनेट भी कर सकता है। तो यहाँ पर तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे, मोर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर
कंपैरेटिवली ज़्यादा बनेंगे, 3 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर 2 ही बनेंगे। तो इस वजह से सबसे बढ़िया बेस तो होगा 4। और अभी हमने फर्स्ट देखा, अब 2 और 3 में भी देख लेते हैं। 2 और 3 में अगर आप देखो, फिर दोबारा से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट करोगे आप, तो फिर H+ दोगे, तो यहाँ पर भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, वो भी 2 बनेंगे, यहाँ पर भी 2 बने थे, यहाँ पर भी 2 बने थे, लेकिन यहाँ CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर फर्स्ट का होगा 2 के कंपैरिजन में। अब 3 कहाँ पर हम देखेंगे? 3 का अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करें तो H+ एक्सेप्ट अगर ये करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी कम मिलेगी आपको। रीज़न क्या है? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी जितनी सेकेंड के केस में बढ़ रही है, तो इस वजह से लास्ट में आएगा 3rd। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगर आप इसका आंसर देखें तो देख लीजिए मैच किससे कर रहा है, 2 1 2 4 1 2 3, तो ये सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बेस्ड होती है रेजोनेंस पर, हाइपर कॉन्जुगेशन पर। तो अगर आप देखो यहाँ पर रेजोनेंस क्या, इस ये कार्बोकैटायन है, यहाँ ये सेंटर जो है कार्बन जो है जिस पे प्लस चार्ज है और 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर ये हेट्रो एटम डायरेक्टली जुड़ा हुआ और ये रेजोनेंस कर सकता है। तो हेट्रो एटम से जो रेजोनेंस होती है उसका स्टेबलाइजेशन अच्छा होता है। इधर से इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है हाइपर कॉन्जुगेशन में जो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो 6 अल्फा है हाइड्रोजन्स और रेजोनेंस भी है। यहाँ पर बच्चों देखो सेकंड वाले के केस में यहाँ पर 2 ही आपके पास अल्फ़ा यहाँ है, 3 यहाँ अल्फ़ा है, तो टोटल हो गए 5 अल्फ़ा। रेजोनेंस यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर देखिए रेजोनेंस है और 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन भी है, रेजोनेंस भी हैं, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन भी है, और यहाँ पर देखो सिर्फ 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे और रेजोनेंस होगा उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो पहले की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर 3rd, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 4। तो आपका आंसर क्या आया? 1 3 2 4, तो आंसर आ गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करना है। एसिडिक कैरेक्टर बेंजोइक एसिड है और फिनोल वाला है, फिनोल सब्स्टिट्यूटेड है, बेंजोइक सब्स्टिट्यूटेड है। तो बेंजोइक वाले ज़्यादा एसिडिक होते हैं, और अगर हम देखें 3rd और 4th में, 3rd ज़्यादा एसिडिक होगा, 4th कम एसिडिक होगा। 4th वाला जो है इसलिए कम एसिडिक होगा क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज होती है तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा इसका वो लेस स्टेबल हो जाएगा, चार्ज डिस्पर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 आया, फिर 4 वाला हमने कंपेयर कर लेते हैं। अभी फर्स्ट और सेकंड में देख लेते हैं पहले। फर्स्ट और सेकंड में सेकंड ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है तो कॉन्जुगेट बेस को ये ज़्यादा स्टेबल करेगा क्लोरीन। लेकिन अब अगर इसको 4th वाले से कंपैरिजन करें तो क्योंकि ये एसिड है बेंजोइक एसिड, तो आपको ध्यान में रखना है बेंजोइक एसिड में अगर आप चाहे मिथाइल ग्रुप लगा रहे हो और इससे क्लोरीन वाले से कंपैरिजन कर रहे हो पैराक्लोरोफिनोल से, तो बेंजोइक एसिड की एसिडिक कैरेक्टर पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड की जो एसिडिक कैरेक्टर वो ज़्यादा मिलेगी। और नेक्स्ट पे आएगा 2 और उसके बाद आएगा 1st। तो ये आपको इन दोनों का ध्यान में रखना होगा जो हमने 4th और 2nd का कंपैरिजन किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर तो मैंने बताया ही नहीं, इसका आंसर आ गया 3rd 4 2 1। तो यहाँ पर आया 3rd 4 2 1, ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर दोबारा एसिडिक कैरेक्टर देखना है। फिर मैंने आपको बताया था जब भी एसिडिक बेसिक कैरेक्टर देखो, हाइब्रिडाइजेशन देखो, एसिड के केस में कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखो, बेस के केस में कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी देखो। ठीक है, और भी फैक्टर होते हैं, बॉन्ड लेंथ फैक्टर होता है, तो एक वीडियो हम इसका स्पेशली एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का बनाएंगे जिसपे सारे जो है जो बातें हैं आपको पता ही जाएंगी। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका जो है कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज है, s कैरेक्टर 50% है, s कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा इसका। और ये sp2 है, कंपैरेटिवली इसका कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल होगा क्योंकि sp2 वाला कार्बन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है। इस केस में ये जो कार्बन है sp3 है
और यहाँ पर ये जो कार्बन है sp2 से जुड़ा हुआ है, हालांकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है लेकिन फिर भी sp2 से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर आपका 2, फिर उसके बाद 3 वाला ज़्यादा एसिडिक इसलिए क्योंकि sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा सी। तो सी में आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका ये जो ग्रुप है CH3CH2 ये प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ा रहा है और sp3 कार्बन भी है। तो यहाँ पर ये sp2 है, बिल्कुल क्लोज जो हो रहा है ये sp2 है। तो यही हमने इसी को ही ध्यान में रखना है कि जो बिल्कुल क्लोज कार्बन है वो sp2 है। और ये थर्ड पे क्यों है, हमने इसलिए थर्ड पे लिए क्योंकि ये कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और यहाँ पर ऐसा कोई डोनेशन नहीं है। sp2 से तो यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है, sp2 से यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है, तो हमने इसी को पहले क्यों लिया 2 को, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मिथॉक्सी कोई ग्रुप नहीं है इस तरह का जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन थर्ड और फोर्थ में भी हो जाती है और थर्ड और 2 में भी हो जाती है। तो आई थिंक ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिर दोबारा एसिडिक कैरेक्टर देखना है आपने। तो यहाँ पर आप देखो जो ये हमारे पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सी है जो बेंजोइक एसिड, इसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है और कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा जो H+ अगर आप इसमें से निकाल देते हो तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, यहाँ से भी और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल होगा। तो यहाँ पर दो बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये ज़्यादा एसिडिक मिलेगा आपको। तो फर्स्ट वाले को हमने देखा 2 बार हो रहा है एसिडिक कैरेक्टर, इसका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड वाले में ऐसा एक ही ग्रुप है तो हमने सेकंड को पीछे रखा जो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा कॉन्जुगेट बेस से। इसी तरीके से मेटा पोजीशन है, मेटा पे माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है, यहाँ तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी नहीं क्योंकि काफ़ी दूर है, तो इस वजह से माइनस आई इफेक्ट है। तो और यहाँ पर देखो प्लस आर इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, तो इस वजह से ये थर्ड वाला ज़्यादा एसिडिक होगा और फोर्थ वाला सबसे कम होगा। माइनस आई और माइनस आर एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं, प्लस आई प्लस आर एसिडिक कैरेक्टर को कम करते हैं। तो ये भी आप देख सकते हो क्योंकि कॉन्जुगेट बेस जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इससे, और इससे कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फिर एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है। तो ये थोड़ा हल्का क्वेश्चन कह सकते हो, IIT मेन या नीट में आ जाता है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसमें देखो NO2 ग्रुप माइनस आर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, मेटा पोजीशन पे आर इफेक्ट नहीं होता, माइनस आई इफेक्ट होगा, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन होता है प्लस H इफेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा बेंजीन रिंग को। तो ये जो है किस वजह से देगा, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले एसिडिक कैरेक्टर को रिड्यूस करते हैं और लेने वाले एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं। जितना ज़्यादा लेने वाला होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा बढ़ेगा, तो फोर्थ सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, और फिर आपका आया थर्ड, और फिर आपका आया फर्स्ट। सबसे पीछे 2 क्यों रह गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग पे बढ़ाएगा। और फाइनली जो इस कॉन्जुगेट बेस जो होगा इसका आप देख सकते हो थोड़ा और ध्यान से तसल्ली से, ये कॉन्जुगेट बेस है, आपने इसका CH3 ग्रुप लगाया ये, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी। तो ज़्यादा आपने क्लियर देखना हो कि कैसे इंक्रीज़ होती है तो हाइपर कॉन्जुगेशन का वीडियो आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो गया, 4312, 4312, तो ये डी आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर दोबारा एक और क्वेश्चन, लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो फिर हमें देखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बच्चों क्या देखना है आपने देखना है रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी फास्ट करते हैं। ये बात आप समझ जाओ। और अगर आपने इसको और गहरे से देखना है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक कंप्लीट वीडियो हो सकता है, उसकी 2 वीडियो बने तो वो बनाई जाएंगी, तो उसमें आप देख लेना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फिर भी अगर आपने क्वेश्चंस को करना है तो ध्यान रखना है इस बात पर कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है बेंजीन रिंग पर तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट देंगे। चलो देखते हैं ग्रुप का इफेक्ट। ये प्लस H इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ये माइनस आई इफेक्ट, और ये माइनस आर इफेक्ट भी शो करता है, माइनस आई तो होता ही होता है। तो देखिए ये जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने वाला
वो है 4, और बढ़ाने वाला कौन है? देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस एच से बढ़ेगी, प्लस आर से बढ़ेगी, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इंक्रीज होती है, माइनस वालों से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो मैंने अभी आपको बताया तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी 2 में, फिर आपको मिलेगी 1 में ही, और उसके बाद 3rd में, उसके बाद 4th में। तो इसका आंसर आ गया सी। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हमें फिर दोबारा एसिडिक कैरेक्टर देखना है। ठीक है, ऑर्डर क्या रहेगा? तो पहले हम इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फिनोल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH, ये हो गया आपका A। पैराक्रिसोल क्या होता है? पैरा पोजीशन पे आपको CH3 लगाना है। ठीक है, पैरामिथॉक्सीफिनोल को ही क्रिसोल बोलते हैं, पैराक्रिसोल। मेटा नाइट्रोफिनोल कैसे लिखते हैं, कैसे बनाएंगे? ये मेटा नाइट्रोफिनोल है। और फिर पैरा नाइट्रोफिनोल कैसे बनाएंगे? ये पैरा नाइट्रोफिनोल है। तो एसिडिक कैरेक्टर बताया था मैंने आपको, ये -R इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ये -I मेटा पोजीशन पे R नहीं होता है, ये +H, और यहाँ पर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। तो -R वाले से एसिडिक कैरेक्टर पड़ता है, और ये ऑर्डर इन्होंने डिक्रीजिंग ली है। तो ये ABCD लगा दो, ABCD। तो D सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर C, फिर A, फिर B। तो ये आंसर जा रहा है आपका C की तरफ। तो आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? अगेन आपने हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, कॉन्जुगेट एसिड देखना है। चलो देखते हैं। ये नाइट्रोजन डीलोकलाइज हो रहा है, तो डीलोकलाइजेशन भी देखना होता है। ये भी डीलोकलाइज हो रहा है, ये भी डीलोकलाइज हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, 3 में डीलोकलाइजेशन हो रहा है, लेकिन 1 में नहीं हो रहा है। तो डीलोकलाइजेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है काफ़ी, तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा फैक्टर होता है डीलोकलाइजेशन। तो डीलोकलाइजेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से आप बेसिक कैरेक्टर को बताते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। स्क्वेरिक एसिड दिया हुआ है आपको। स्क्वेरिक एसिड में बोला गया है कि ये ज़्यादा एसिडिक होता है एसिटिक एसिड से। तो दूसरा ये बताया गया है बच्चों की ये जो होता है इसमें जो बॉन्ड लेंथ होती हैं वो इक्वल होती है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो दोनों के आंसर क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है, दोबारा सुन लो। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एसिड, ये जो स्क्वेरिक एसिड है एसिटिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है हमारे पास, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है जो कि दोनों ही निकल सकते हैं पहले स्टेप में। ठीक है, तो जब भी इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होते हैं बच्चों तो वो कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होता है। तो ये मान लिया हमने यहाँ से H+ निकाल दिया। ठीक है, तो इसका जो K1 होगा फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं इसका वाटर के साथ रिएक्शन करता हूँ, एक्चुअली इसको हम ना दिखा के, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का जो साइन है वो ना दिखा के, अगर हम इसको ऐसे दिखाएं वाटर से रिएक्ट करता हुआ, यहाँ पर वाटर से इसको छोड़ दो 2 मिनट के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है H+ जल्दी देगा, K1 इसका काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, डबल होगा जितना हम सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। लेकिन जो इसका K2 होगा, अगर आप दोबारा H+ निकालना चाहो इसमें से, तो जो इसका K2 होगा वो कम आएगा, ऑलमोस्ट हाफ आएगा, क्योंकि यहाँ पर H+ एक्सेप्ट करने की भी टेंडेंसी है इसकी। ठीक है, तो इस वजह से स्क्वेरिक एसिड जो है वैसे ज़्यादा एसिडिक होता है एसिटिक एसिड से, लेकिन इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है सेकंड वाला वो पहले वाले से कम होता है, ऑलमोस्ट हाफ होता है। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान में रखनी है। एक बात इसने पूछी है कि ये सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती हैं, इसके जो डायन आयन है उसमें, तो इसका डायन आयन क्या होगा? इसका जो डायन आयन होगा वो ये होगा। तो अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको ये, जैसे मैं एक बना देता हूँ, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, यहाँ पर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बार 2 टाइम्स तो आपकी डबल बॉन्ड आएगी और 2 टाइम्स आपका सिंगल बॉन्ड आएंगे सारे केसेस में। तो इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होती है CO बॉन्ड लेंथ जो होती है वो सारी की सारी इक्वल लेंथ की होती हैं। तो ये एक और इसने क्वेश्चन पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, मेलोनिक एसिड, जिसको हम लिखते हैं
ये मेलोनिक एसिड है। इस केस में भी सेम बात है कि पहला जो K1 होगा वो जितना हम सोच रहे हैं उससे डबल होगा, और K2 जितना हम सोच रहे हैं उससे हाफ होगा, ठीक है। तो एक तरह से K2/K1 का जो रेशो है वो 4 आ जाता है, क्योंकि हम इसको डबल कह रहे हैं कि डबल होगा जो हम सोच रहे हैं, और ये हाफ कह रहे हैं 1/2। तो K2/K1 4 आएगी इसकी वैल्यू। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है एडवांस लेवल का। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मेलोनिक एसिड भी सेम बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इनमें से एरोमेटिक कौन है। एरोमेटिक का रूल क्या होता है? हक्कल रूल, 4n+2π रूल हम बोलते हैं जिसको। प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल, साइक्लिक रिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास आप देख सकते हो, ये हक्कल रूल है। तो प्लेनरिटी और डीलोकलाइजेशन कंप्लीट होना, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, ये बहुत ज़रूरी है अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है। तो यहाँ कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा। इसका जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीट, जिसमें लोन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है, वो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन में हेल्प करेगा। और यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये तो सिंपल सी बात है, एरोमेटिक हो ही नहीं सकता। यहाँ पर भी डीलोकलाइजेशन होगा, थायोफिन बोलते हैं इसको, ये नेफ्थलीन है। यहाँ पर भी डीलोकलाइजेशन होगा, यहाँ पर 10π इलेक्ट्रॉन्स है, प्लेनर है, तो यहाँ पर भी डीलोकलाइजेशन होगा। तो सेकंड में डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, तो इस वजह से यहाँ पर क्योंकि sp3 है, प्लेनर नहीं है, तो रेजोनेंस का ही एक तरह से एरोमेटिक एक एप्लीकेशन समझ लो आप। तो ये सेकंड वाला जो है वो एरोमेटिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 2 3 आपके पास 3 कार्बोकेटायन दिए हैं। ये बेंजाइल कार्बोकेटायन है, ये जो कार्बोकेटायन है एलाइल कार्बोकेटायन है, और ये जो कार्बोकेटायन है प्रोपाइल कार्बोकेटायन है। तो जो बेंजाइल कार्बोकेटायन है उसमें रेजोनेंस हो रही है, तो यहाँ पर रेजोनेंस आप देख सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इस टाइप से। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एलाइल को देखो तो वहाँ पर भी रेजोनेंस है, और यहाँ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पर इक्विवेलेंट नहीं बनेंगे बेंजाइल में, लेकिन यहाँ पर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। रेजोनेंस का बेसिक बहुत कम बच्चों को समझ आता है कि भाई ये जो डीलोकलाइजेशन होता नहीं है, ये जो मैं ये दिखा रहा हूँ एरो, ये सिर्फ इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए लुईस स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखा करो। हम करते जाते हैं क्वेश्चन, करते जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये नहीं पता होता कि बस वो जो है रट्टा लगा दिया, लेकिन बेसिक नहीं पता है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है 2 एटम के बीच में स्प्रेड हो रहा है, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, ये 3 एटम के बीच में स्प्रेड हो रहे हैं। तो स्प्रेड डीलोकलाइजेशन ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ये बेसिक प्रिंसिपल है रेजोनेंस का। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। बेंजाइल कार्बोकेटायन जो है वो कंपेरेटिवली एलाइल कार्बोकेटायन से थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है, ऑलमोस्ट सेम स्टेबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे, इस वजह से बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो 3 थोड़ा स्टेबल ज़्यादा रहेगा, 1 पॉइंट का ही फ़र्क है सिर्फ, फिर 1 फिर 2। एलाइल में रेजोनेंस हो रही है, लेकिन प्रोपाइल कार्बोकेटायन में रेजोनेंस नहीं हो रही है, इस वजह से सबसे पीछे रहा। तो आंसर आया 312, तो 312 में आंसर आया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर ही। फिर दोबारा से देखते हैं, ये -R इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ये +R इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ये +H कर रहा है, ये -I कर रहा है। अगर R, H और S में देखा जाए, R, H और I में, तो ये ऑर्डर रहता है कि R सबसे डोमिनेंट होता है, तो माइनस वाले एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं, सारे फिनोल डेरिवेटिव हैं, तो माइनस वाले एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं, तो 3 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। माइनस वाला फिर क्लोरीन है, तो ये भी एसिडिक होगा। प्लस वाला कमज़ोर हाइपर कॉन्जुगेशन है, क्योंकि यहाँ मैंने बताया कमज़ोर है। अगर हाइपर कॉन्जुगेट देने वाले, अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले कमज़ोर हैं तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इसी तरीके से लास्ट वाला जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 4, तो 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 आंसर इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर आपको बताना है इसमें बेसिक कैरेक्टर का तरीका बताया था। हाइब्रिडाइजेशन देखो, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन ये sp2 वाले के साथ जुड़ा हुआ, थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो सकती है, और ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो बेसिक तो ये ज़्यादा होगा, और ये sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है जहाँ पर लोन पेयर है, तो एस कैरेक्टर ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है। ये sp3 है, प्लस में इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग +I इफेक्ट वाला भी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
थोड़ी ज़्यादा है। तो अगर आप आंसर देखो तो सबसे ज़्यादा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा तो सबसे कम देखो, सबसे कम कौन होगा, सबसे कम बेसिक होगा बी, फिर उसके बाद आपका आएगा ए, फिर आएगा डी, फिर आएगा सी। तो बी ए डी सी, तो आंसर इज बी ए डी सी, फोर्थ विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ऑर्थो इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आ जाता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड, यहाँ पर हमने लिया मिथाइल, हमने सब्स्टिट्यूट किया बेंजोइक एसिड, तो एक बार हमने ऑर्थो ले लिया, एक बार हमने मेटा ले लिया और एक बार हमने पैरा ले लिया। तो ये पैरा है। तो एसिडिक कैरेक्टर में अगर अरेंज करूं मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ए सबसे ज़्यादा आंखें बंद करके, क्योंकि ऑर्थो चाहे यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो तो ए सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उसका रीज़न अभी बताया जाएगा। फिर बी, फिर सी, यहाँ पर प्लस एच इफेक्ट नहीं होता, ये प्लस आई बेस्ड है और ये एच बेस्ड है। तो आई इफेक्ट वीक होता है, एच इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है सिस्टम, अगर वो वीक है तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो ऑर्थो इफेक्ट है क्या भाई, देखो ध्यान से समझो, ये जो COH ग्रुप है और CH3 पर क्लोज हैं काफ़ी, और यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो इस वजह से ये जो बेंजीन रिंग के प्लेन से COOH ग्रुप हट जाता है। तो ये प्लेन से हट जाता है, तो अब इससे अगर आप H+ को निकालते हो तो क्या होगा, वाटर हमने डाला, H+ निकाला, तो ये अब बेंजीन के कॉन्जुगेशन में तो है ही नहीं, है ना। यहाँ पर इसके कॉन्जुगेशन, यहाँ पर तो इसके प्लेन में है ही नहीं, तो सिर्फ यहाँ दो ही स्ट्रक्चर बनेंगे, दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हैं। और अगर ये प्लेन पे होता तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं बनते, तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो होते हैं कंपैरेटिवली ज़्यादा एसिडिक होते हैं। दोबारा समझो इस बात को, ये दोनों पास पास हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, ये प्लेन से अलग हो जाएगा, प्लेन से अलग हो जाएगा बेंजीन के। तो जब इसमें से H+ निकालोगे तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे। और जब भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। एक और क्वेश्चन है जो अमीन्स के ऊपर बेस्ड है, एरोमेटिक अमीन्स के ऊपर। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। तो ये हमारे पास दो एरोमेटिक अमीन्स दे रखे हैं, इनमें से बेसिक ज़्यादा क्यों है। तो हम कई बार क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं, ये प्लस एच इफेक्ट प्रोड्यूसिंग है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा नाइट्रोजन के ऊपर, बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। नहीं, ये ऐसे नहीं सोचना, यहाँ पर भी स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। तो एक बार चेक करते हैं होगा क्या। अगर आप इसको वाटर के अंदर लेते हो तो ये H+ एक्सेप्ट करेगा और बेसिक कैरेक्टर उसी से ही तो देखते हैं, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी से हम बेसिक कैरेक्टर देखते हैं। तो देखो, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है, हालांकि यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल कम होता है, यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर बढ़ेगा, और बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो बढ़ जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी यहाँ पर। तो कॉन्जुगेट जो एसिड बना है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, तो ये प्रोटॉन लेना नहीं चाहता क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी। तो इसी को बोलते हैं स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। तो ए और बी में से कौन ज़्यादा बेसिक है? ए इज़ मोर बेसिक देन बी। लगता उल्टा है, होता अलग है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें ये पूछा गया है कि 1-methoxy 1,3-ब्यूटाडाइन सबसे ज़्यादा उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल कौन सा है? तो वही सबसे पहले हमने देखना है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर कितने हैं? 3 4 5 6 7। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर है 6। यहाँ पर है 6 कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर भी है 6 कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ 7 है, यहाँ 7 है। तो इन दोनों में से आंसर होना चाहिए, लेकिन इन दोनों में से लीस्ट स्टेबल कौन सा है? ये तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है ये जो कैटायन है, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन वीक है। जब भी हेटेरो एटम होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में हेल्प कर रहा है, तो उसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो आंसर आएगा वो आएगा सी।
तो ये जो क्वेश्चन थे वो थे सारे के सारे जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चंस हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है, रेजोनेंस की एक और बनाऊंगा मैं जिसमें सिर्फ बोर्ड के क्वेश्चंस होंगे, प्लस और हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हेलो एल्केन के सबसे 10 धांसू क्वेश्चन होंगे जो कि बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज इतना ही कर देंगे बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो उसमें आप इतना अच्छा कर पाएंगे अगर वो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जो कि बोर्ड लेवल के ऊपर बेस्ड है, तो बोर्ड में भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल दी बेस्ट। ओके, बाय।